अध्याय 61। आप एक सुंदर लड़की पर हाथ कैसे डाल सकते हैं? इस समय पहली और दूसरी कक्षाओं के बीच का अंतराल पहले ही बीत चुका था। यद्यपि इस छोटे से ब्रेक के दौरान कई चीजें घटित हुईं, लेकिन शिक्षिका झो यांग अपनी पेशेवर पहचान के कारण तुरंत कक्षा के पीछे से मंच पर चली आईं। चलते हुए उसने कक्षा के सभी छात्रों को अपनी सीटों पर लौटने और दूसरी कक्षा के गंभीरता से शुरू होने का इंतजार करने का अभिवादन किया। कक्षा के बाद वे कौन करोड़पति बन सकता है प्रतियोगिता पर चर्चा कर सकते थे। इस समय लिन मोमो कक्षा की पिछली पंक्ति में बैठी थी, लगातार शेनगु को इशारा कर रही थी, उसे अपने बगल में बैठने का संकेत दे रही थी। शेनगु सुबह सुबह लिन मोमो के अचानक प्रकट होने से पहले से ही हैरान था। जब शिक्षक झो यांग उनके बाईं ओर के गलियारे से गुजरे तो शेनगु ने जल्दी से अपनी अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक उठाई, थोड़ा झुका और जल्दी से कक्षा की पिछली पंक्ति में भाग गया। वह लिन मोमो के बगल में बैठ गया। उसी समय यांग कियान, जो मूल रूप से सुजीकिंग के पीछे बैठा था, ने भी सुजीकिंग के बगल में बैठने का अवसर लिया। बैठने के बाद वह शेनगु की छवि को धूमिल करने से खुद को नहीं रोक सकी। देखिए, यह सिर्फ वू जियाई की बात नहीं है। यह अनजान लड़की जो कहीं से भी आ गई है, वू जियाई से ज्यादा बुरी नहीं दिखती। स्पष्ट रूप से उसके पास इतनी सुंदर लड़की हो सकती है, फिर भी वह हर दिन मुझसे लिपटा रहता था, एक समर्पित भाव दिखाता था, मानो वह मेरे लिए बलिदान देने को तैयार हो। तुम्हें सचमुच इस तरह के आदमी से दूर रहना चाहिए। हालांकि यांग कियान की बदनामी के कारण सुजिकिंग ने शेनगु के प्रति कोई असंतोष नहीं दिखाया। हम bit.ly 3IBFJKB हैं, हमें गूगल पर खोजें। यह देखकर कि शिक्षक झो यांग पहले ही मंच पर आ चुके थे और मुड़ने ही वाले थे, उन्होंने यांग कियान से बस इतना कहा, आपको और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, मैं स्वयं निर्णय कर सकता हूं। यद्यपि इस उत्तर का लहजा मजबूत नहीं था, फिर भी यांग कियान को बहुत अजीब लगा, क्योंकि जब वह अभी शेनगु के बारे में बुरा भला कह रही थी तो अपनी सीटों के पास बैठे कई छात्र इस तरफ ध्यान दे रहे थे। लेकिन सुजिकिंग के शब्दों के पीछे का अर्थ पहले से ही स्पष्ट था, अब मेरे मामलों में दखल मत दो। शेनगु, जो पहले से ही लिन मोमो के बगल में बैठा था, उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सुजिकिंग की तरफ क्या हो रहा था, क्योंकि जैसे ही वह बैठा, उसने शिक्षक झो यांग द्वारा आधिकारिक तौर पर कक्षा शुरू करने से पहले के अंतराल का फायदा उठाया और लिन मोमो से फुसफुसाकर कहा कि वह घर पर टीवी क्यों नहीं देख रही थी और अचानक उसकी कक्षा में प्रकट हो गई। क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके भावी ससुर ने वहां हमला करने के लिए लोगों को भेजा था? हालांकि लिन मोमो की आवाज भी धीमी थी, लेकिन उसके शब्दों की सामग्री ने तुरंत शेनगु को चौंका दिया। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? शेनगु, जिसने सहज रूप से धीमी आवाज में यह सवाल पूछा था, ने तुरंत महसूस किया कि लिन मोमो के अचानक यहाँ प्रकट होने की सबसे अधिक संभावना यह थी कि झो हुआहाई को पहले से ही अपने किराए के घर का स्थान पता चल गया था, और सबसे अधिक संभावना यह है कि उसने लिन मोमो को परेशान करने के लिए लोगों को किराए के घर में भेजा था। लेकिन जब उसने लिन मोमो को अपने बगल में देखा, जो पूरी तरह से सुरक्षित दिख रही थी, तो उसने तुरंत राहत की सांस ली और तुरंत उसे कक्षा के पिछले दरवाजे से उसके साथ बाहर जाने का संकेत दिया। क्योंकि शिक्षक झो यांग ने पहले ही पाठ्यपुस्तक खोल ली थी और कक्षा शुरू कर दी थी और कक्षा में कई छात्र थे, वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि किराए के घर में क्या हुआ था और वह नहीं चाहते थे कि अन्य लोग इसके बारे में सुने। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं। शेनगु को उस समय एक खाली कक्षा मिली जहां कोई कक्षा नहीं थी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। दोनों के अंदर आने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और लिन मोमो से कहा, हे, अभी अभी आपने जो कहा उसके अनुसार कई भावी ससुर हैं, है ना? लिन मोमो, जिसने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की, उसने अपना शरीर एक मेज पर टिका दिया और अपने हल्के लाल होठों से शेनगु को मजाक में चिढ़ाया। यह तो एक सहज प्रतिक्रिया थी। शेनगु ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपनी पिछली कही बात को दोहराया। बोलने के बाद लिन मोमो को इस विषय पर जीत का पीछा जारी रखने से रोकने के लिए उन्होंने तुरंत विषय को किराए के घर पर हमला की घटना में स्थानांतरित कर दिया। उसने जल्दी से पूछा, क्या यह झो हुआहाई था जिसने उन लोगों को भेजा था? उसने कितने लोगों को भेजा? क्या तुमने उन्हें अंदर आने दिया? शेनगु का यह सवाल कि क्या लिन मोमो ने उन्हें अंदर आने दिया था, एक बात तय करने के लिए था। यानी अगर लिन मोमो ने उन्हें अंदर आने दिया और उन्होंने उससे निपटने के लिए उसे बंधक बनाए रखने का प्रयास नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब यह है कि यद्यपि लिन मोमो, जो एक लड़की के रूप में सुंदर और प्यारी दिखती है, कमजोर लगती है, लेकिन उसके कौशल उन सभी से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। मैंने उन्हें अंदर आने दिया, लिन मोमो ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया।
उन्होंने एक आदमी को गैस मीटर जांचने का नाटक करते हुए दरवाजा खटखटाने के लिए भेजा, तो मैंने उनके लिए दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही पहला आदमी, जो लंबा और मजबूत नहीं था, अंदर आया, एक दर्जन से अधिक लंबे और मजबूत आदमी अचानक गलियारे में आ गए। वे मेरी अनुमति के बिना हमारे घर में घुस आए। जब लिन मोमो ने हमारा शब्द कहा तो उसने कोई जानबूझकर भावना महसूस नहीं की, जैसे कि इसे ऐसा कहना स्वाभाविक था। फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने तुम्हें बंधक बनाने की कोशिश की? अपने 3 रूममेट्स के बारे में सोचते हुए, जिनसे उसने अभी तक संपर्क नहीं किया था, चाहे उन्हें लालच दिया गया हो या बंधक बना लिया गया हो, यह स्पष्ट था कि झो हुआहाई संभवतः लिन मोमो से निपटने के लिए इन तरीकों का उपयोग करना जारी रखेगा और उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल करेगा। शुरू में वे अपेक्षाकृत विनम्र थे। लिन मोमो ने उदासीनता से कहा, उन्होंने कहा कि उनके बॉस मुझसे मिलना चाहते हैं और उन्होंने मुझे उनके साथ चलने को कहा। इस बारे में बोलते हुए लिन मोमो का स्वर व्यंग्यात्मक हो गया, लेकिन वे अपने आप को क्या समझते हैं? आजकल आपके अनुरोधों के अलावा मैं बाकी सब चीजों को पूरी तरह से शोर मान सकता हूं। गीत के इस तात्कालिक परिवर्तन से शेनगो अपनी हंसी रोक नहीं सका, और लिन मोमो भी शर्मिंदा दिखे, शेनगु की ओर क्षमाप्रार्थी भाव से मुस्कुराए और उस समय की स्थिति का वर्णन करना जारी रखा, लेकिन फिर उन्होंने बेशर्मी से इतनी सुंदर और मनमोहक लड़की पर हाथ डालने की कोशिश की। इसलिए मैंने उन्हें एक छोटा सा सबक सिखाया और वे लगभग रेंगते हुए हमारे घर से बाहर निकल गए। जो व्यक्ति नहीं गया था, जिसके पास सबसे अच्छा कौशल था, उससे थोड़ी पूछताछ करने पर वह उनका नेता लग रहा था। मुझे पता था कि यह निर्दयी झो हुआहाई था जिसने आपको परेशान करने के लिए लोगों को भेजा था। इस बिंदु पर लिन मोमो ने शेनगु को एक शरारती मुस्कान भी दिखाई। यदि यह तथ्य न होता कि उनका बॉस आपके भाभी ससुर हैं, तो मेरे जैसी प्यारी लड़की को धोखा देने और धमकाने की हिम्मत करने वाले व्यक्ति का अंत हमारे घर से बाहर निकलने जितना आसान नहीं होता। शेनगु ने लिन मोमो के मुंह से सुना कि वह सचमुच मार्शल आर्ट में माहिर है। वह खुशी से फूला नहीं समाया और उसके मन में एस लेवल सेल्फ डिफेंस कॉम्बैट टेक्निक खरीदने में देरी करने का विचार भी आया। आखिर अगर वह उसे हमेशा अपने साथ रखता तो झो हुआहाई के लोगों से सामना होने पर उसे कोई कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वे लोग जिन्होंने इस बार लिन मोमो के छोटे से सबक का अनुभव किया था, अगली बार उसे देखते ही शायद तुरंत उससे दूर भाग जाते, जैसे कोई चूहा बिल्ली को देखकर भाग जाता है। ऐसा लगता है कि लिन मोमो न केवल चूहों का प्राकृतिक दुश्मन है। यह सोचकर शेनगो अपनी हंसी रोक नहीं सका। अध्याय 62 स्वयं को कैसे संतुष्ट करें। जब कोई काम bit.ly 3 IBFJKV से चुराया गया हो तो अच्छा काम करना कठिन हो सकता है। इसके बाद उन्होंने लिन मोमो से कहा कि वे वहीं रुकें और जाने से पहले झो यांग की दूसरी अंग्रेजी कक्षा सुनने के लिए उनके साथ चलें। सबसे पहले इससे उन्हें एक साथ मिलकर समाधान निकालने में मदद मिलेगी और झो यांग को उनकी प्रतिस्पर्धा सहायता टीम का नेता बनने के लिए राजी करने में मदद मिलेगी। दूसरा, हालांकि लिन मोमो युद्ध कला में निपुण थी, शेनगु को चिंता थी कि उन लोगों के शर्मिंदा होकर भाग जाने के बाद झो हुआहाई उससे निपटने के दूसरे तरीके खोज लेगा। उसने सोचा कि उसे अकेले वापस न जाने देना ही बेहतर होगा। जब दोनों अंग्रेजी कक्षा की पिछली पंक्ति में लौटे तो झो यांग ने जानबूझकर शेनगु की तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाया और अपनी कक्षा जारी रखी। जहां तक अन्य छात्रों की बात है, उनमें से अधिकांश शेनगु को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरफ अत्यधिक ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि सु जिकिंग पूरी तरह से झो यांग की कक्षा को सुनने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और पीछे के दरवाजे पर हो रही घटनाओं से उसका ध्यान भंग नहीं हो रहा था। दूसरी ओर यांग कियान उस सीट पर बैठी थी जहां शेनगु की प्रथम श्रेणी थी। वह थोड़ी भ्रमित लग रही थी, शायद वह सु जिकिंग के साथ अपने संबंधों में तनाव को लेकर चिंतित थी। चूंकि उसने मेरे वीचैट दोस्तों को डिलीट करने के लिए सु जिकिंग के फोन का इस्तेमाल किया, इसलिए सु जिकिंग को भी उसे आसानी से माफ नहीं करना चाहिए। भले ही उनका रिश्ता रूममेट्स और सबसे अच्छे दोस्तों का संयोजन हो, यह काम नहीं करेगा। और अतीत में यह रिश्ता जितना घनिष्ठ था, इस मामले में इससे उतना ही अधिक नुकसान हो सकता है। यह सोचकर शेनगु को लगा कि भविष्य में यांग कियान के लिए सु जिकिंग के साथ अपने रिश्ते को फिर से भड़काना बहुत मुश्किल होगा। यह उसके लिए अच्छी बात थी। हालांकि जहां तक यांग कियान की उसके प्रति वास्तविक भावनाओं के बारे में पिछली अटकलों का सवाल है, भले ही संभावना उसे बहुत कम लग रही थी, यह पूरी तरह से असंभव नहीं था। शेनगु की उसके प्रति भावनाएं पहले की शुद्ध घृणा की तुलना में थोड़ी धुंधली हो गई थीं। किसी भी मामले में मुझे अभी भी यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि झो यांग सु जिकिंग और मेरे लिए हमारी सहायता टीम का नेता बनने के लिए सहमत हो।
शेनगु को इस अस्थायी कार्य से मिलने वाले 800 गेम सिक्कों की बहुत आवश्यकता थी। कई 10 मिनट का कक्षा समय धीरे धीरे या जल्दी जल्दी बीत गया। लिन मोमो को कक्षा में सबके साथ रहना अच्छा लग रहा था। हालांकि उसके पास पाठ्य पुस्तक भी नहीं थी और उसने झो यांग की पिछली कक्षाओं को कभी नहीं सुना था। इस कक्षा में वह सु जिकिंग को छोड़कर पूरी कक्षा में सबसे गंभीर छात्र होनी चाहिए। रिंग रिंग रिंग। कक्षा की समाप्ति की घंटी बजते ही झो यांग ने शिक्षण सामग्री के अपने अंतिम कुछ वाक्य जल्दी से समाप्त कर दिए और आज की अंग्रेजी कक्षा के समापन की घोषणा कर दी। शेनगु को अपनी कक्षा में आने के बाद पहली बार इस स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि झो यांग कक्षा के अंत में शिक्षण लय पर विशेष ध्यान देते थे। आमतौर पर वह कक्षा समाप्त होने से लगभग 5 मिनट पहले ज्ञान प्रस्तुति समाप्त कर देती थीं, तथा शेष समय छात्रों को कक्षा की विषय वस्तु की समीक्षा करने या ज्ञान के उन बिंदुओं के बारे में प्रश्न पूछने के लिए छोड़ देती थीं जो उन्हें समझ में नहीं आते थे। शायद आज जो कुछ हुआ, जब मैंने उसे सहायता टीम का नेता बनने के लिए कहा, उसने उस पर प्रभाव डाला है। भले ही वह अभी भी कक्षा में शांतिपूर्वक पढ़ा सकती है, लेकिन उसकी मानसिकता बदल गई है। ऐसा लगता है कि मनोरंजन उद्योग में प्रवेश न करने के दृढ़ संकल्प के मामले में वह वूगे से बदतर नहीं है, जो अभी भी एक छात्र है। यह सोचकर शेनगु को लगा कि झो यांग को सहमत करना वास्तव में कठिन होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रणाली इतनी उदार है और इनाम को 800 खेल सिक्कों तक बढ़ा दिया गया है। इस समय लिन मोमो, जो थोड़ा असंतुष्ट लग रहा था, ने अचानक यह कहा जब कक्षा में कई सहपाठी शेनगु के चारों ओर इकट्ठा होने लगे, आप भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उसके बाद वह मुस्कुराई और बोली, क्या आपने सु जिकिंग की अस्थायी प्रेमिका का पद नहीं जीता? इस टिप्पणी ने शेनगु को याद दिलाया। हालांकि यह ज्ञात नहीं था कि सु जिकिंग को पहले हवाई जहाज गेम खेलना पसंद था, लेकिन झो यांग के महिला विश्वकोश में यह ज्ञात था कि शीर्ष छात्रों को पसंद करने के अलावा उनकी प्राथमिकताएं पियानो संगीत सुनना थीं। सामान्य विश्लेषण के आधार पर पियानो संगीत सुनना पसंद करने का यह मतलब नहीं है कि वह इसे बजाने में अच्छी है। भले ही वह पियानो अच्छा बजाती हो, क्या मुझे पियानो बजाने में उससे प्रतिस्पर्धा करनी होगी? बचपन से लेकर वयस्क होने तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक पियानो बजाने की कोशिश बस कुछ ही बार की है, और वह भी प्राइमरी स्कूल में। मैंने व्यवस्थित रूप से कभी नहीं सीखा। बेशक लव असिस्टेंस सिस्टम के कारण शेनगु ने यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि अगर वे वास्तव में पियानो बजाने में प्रतिस्पर्धा करते हैं तो सिस्टम को उनकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन झो यांग को पियानो बजाने की प्रतियोगिता के लिए कैसे राजी किया जाए, यह अभी मुख्य चिंता का विषय नहीं था। सिस्टम से मिलने वाली सहायता कभी मुफ्त नहीं होती और उसके खिलाफ जीतने की कीमत भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। शेनगु को इस बात का पूरा यकीन था। अब मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि उसकी पियानो की कुशलता बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी, जैसे कि 10वें स्तर तक पहुंचना। अन्यथा भले ही मैं उसे प्रतियोगिता के लिए सहमत करने का कोई तरीका ढूंढ लूं, लेकिन उसके खिलाफ जीतने की कीमत बहुत अधिक होगी। यह सोचते हुए शेनगु ने झो यांग को एक किताब के साथ कक्षा के मुख्य द्वार से गुजरते हुए देखा। ऐसा लगता है कि वह सहज रूप से इतने सारे लोगों के सामने सहायता टीम का नेता बनने के मेरे अनुरोध को अस्वीकार करने से बचना चाहती है। यह निर्णय लेते हुए शेनगु ने कक्षा में अन्य सहपाठियों से उलझने से बचने के लिए, क्योंकि वे टीम में शामिल होना चाहते थे, अपने बगल में लिन मोमो की ओर इशारा किया और जोर से कहा, जो लोग सहायता टीम में शामिल होना चाहते हैं वे पहले मेरे सहायक के पास आकर पंजीकरण कराएं। यदि आपके पास कोई लाभ है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। मैं बाद में उनकी समीक्षा करूंगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने लिन मोमो को निर्देश दिया, तुम उन्हें रोकने में मेरी मदद करो। मैं बाद में तुम्हें ढूंढने यहाँ वापस आऊंगा। इसके बाद वह पीछे के दरवाजे से कक्षा से बाहर भागा और झो यांग की ओर जोर से चिल्लाया, जो सीढ़ियों की ओर जा रहा था, गुरुजी, मेरा इंतजार करें। हम सहायता टीम पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। सु जिकिंग भी कक्षा के मुख्य द्वार से बाहर चली गईं। क्योंकि उसने पहले ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह सहायता टीम के संबंध में शेनगु की बात सुनेगी, इसलिए जब वह बाहर आई तो उसे अन्य सहपाठियों द्वारा परेशान नहीं किया गया। इस समय उसने देखा कि शेनगु अभी भी झो यांग को मनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह तेजी से शेनगु की ओर चली गई, मानो वह उससे कुछ कहना चाहती हो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो इस मामले पर चर्चा करने के लिए छात्रावास में चलते हैं। झो यांग ने शेनगु और सु जिकिंग को अपने पास आने का इशारा किया, और जब दोनों उसके पास आए तो वह उन्हें शिक्षण भवन से बाहर ले गई और अपनी महिला शिक्षक छात्रावास की ओर चल दी। यह दूसरी बार है जब मैं झो यांग के एकल छात्रावास में जा रहा हूं, लेकिन इस बार सु जिकिंग भी मेरे साथ जा रही है।
यह थोड़ा अजीब लग रहा है। यद्यपि शेनगु ने अपने दिल में ऐसा सोचा था, लेकिन उसके पैर बहुत ईमानदार थे। वह जानता था कि सू जिकिंग हमेशा डोंग विश्वविद्यालय में झो यांग का पसंदीदा छात्र था, और अपने दिल की गहराइयों से वह भी चाहता था कि सू जिकिंग उसके साथ जाए। इससे झो यांग को सहायता टीम का नेता बनाने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन लिन मुमु अभी भी कक्षा में मेरा इंतजार कर रही है। मुझे झो यांग को उसके छात्रावास में जल्द से जल्द मनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि लिन मुमु को बेचैनी से इंतजार न करना पड़े। कुछ मिनट चलने के बाद झो यांग जिस छात्रावास में रहता था वह इमारत उनके सामने थी। इस तरह सोचने के बाद शेनगु ने जल्दी से अपने मन में योजना बनाई कि झो यांग के छात्रावास में प्रवेश करने के बाद कैसे बोलना है ताकि वह संतुष्ट हो सके। अध्याय 63। क्या हम ही अतिरिक्त हैं? हालांकि जब शेनगु ने दूसरी बार झो यांग के एकल छात्रावास में प्रवेश किया तो उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि वह इन दो एस-क्लास सुंदरियों के बीच अनावश्यक लग रहा था। जिकिंग, चलो बिस्तर पर बैठो और बातें करो। जैसे ही झो यांग कमरे में दाखिल हुआ उसने सू जिकिंग का हाथ पकड़ लिया और उसे बिस्तर पर खींच लिया, मानो वह उसे अपनी छोटी बहन की तरह मान रहा हो। कक्षा में आमतौर पर बनाए रखा जाने वाला उनका जानबूझकर किया गया शिक्षकीय अधिकार पूरी तरह से खत्म हो गया था। जहां तक शेनगु का सवाल है, वह अंत में अंदर आया और उसने आराम से अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। सू जिकिंग को बिस्तर पर बैठाने के बाद झो यांग ने एक सहज इशारा किया, जिससे उसे कंप्यूटर डेस्क के पीछे काले रंग की पतली पीठ वाली कुर्सी पर बैठने का संकेत मिला। फिर झो यांग और सू जिकिंग ने आपस में बातचीत शुरू कर दी। उनकी बातचीत का प्रारंभिक विषय यह था कि झो यांग सहायता समूह में क्यों शामिल नहीं हो सका। लेकिन कुछ वाक्यों के बाद बातचीत का विषय बदल गया कि झो यांग ने मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने के लिए अपने पिता की व्यवस्था का विरोध कैसे किया जब वह प्राथमिक विद्यालय में थी। मुझे अभी भी याद है कि पहली बार वह मुझे मनोरंजन उद्योग में लाना चाहते थे। मैं केवल 8 साल का था जब मैं बच्ची थी और वह चाहते थे कि मैं किसी फिल्म में मुख्य महिला किरदार निभाऊं, तो मैं सेट पर पहुंचकर रो पड़ी। मैंने निर्देशक की बिल्कुल भी नहीं सुनी। मैंने संवाद भी याद नहीं किए थे। उस समय मनोरंजन उद्योग में उनका स्थान उतना ऊंचा नहीं था जितना अब है। बाद में मैंने निर्देशक को पागल कर दिया और उन्हें मुझे वापस घर ले जाना पड़ा। जब झो यांग ने इस अनुभव के बारे में बात की तो उसका लहजा पूरी तरह से सू जिकिंग के साथ एक मजेदार कहानी साझा करने जैसा था। फिर क्या हुआ? जब तुम थोड़े बड़े हो गए तो उसने तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था की? शायद इसलिए क्योंकि वह बचपन से ही हमेशा अव्वल दर्जे की छात्रा रही थी और शिक्षकों से उसे पसंद किया जाता था। सू जिकिंग बिस्तर पर झो यांग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठी थी, बिना किसी सामान्य छात्र की तरह संयम के। झो यांग द्वारा अपने बचपन के किस्सों को स्वयं सुनाने के बाद उन्होंने बहुत रुचि दिखाई और अधिक प्रश्न पूछे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, एक क्षण के लिए याद करने के बाद झो यांग ने सहजता से झो हुआहाई द्वारा उस पर किए गए प्रयासों को याद किया। मुझे याद है कि जब मैं 8 साल की उम्र में ऑडिशन में असफल हो गई थी, तब भी वह बहुत निराश नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय भी वह स्वाभाविक रूप से यही सोच सकते थे कि मेरी असफलता का कारण मेरी कम उम्र थी। जब मैं 14 साल का था, प्राथमिक विद्यालय से स्नातक होने के बाद गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। वह, जो पहले से ही मनोरंजन उद्योग में एक स्थान स्थापित कर चुके थे, ने सीधे अपने संबंधों का उपयोग करके मेरे लिए विशेष रूप से एक कैंपस युवा नाटक तैयार किया। यह सुनकर सू जिकिंग मुस्कुराए और जवाब दिया, वह आश्चर्यजनक है। तो फिर तो आप ही मुख्य महिला पात्र होंगी, है ना? हालांकि जब झो यांग ने उत्तर दिया तो उसके स्वर में गर्व का कोई निशान नहीं था। उन्होंने सीधे तौर पर मुझे मुख्य नायिका बना दिया और कथानक भी उस समय मेरी स्थिति के लिए बहुत उपयुक्त था। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अभी अभी प्राथमिक विद्यालय से स्नातक हुई है और जूनियर हाई स्कूल में प्रवेश के बाद वह किस प्रकार नए शिक्षण जीवन को अपनाती है। इस समय शेनगु को लगा कि उसका कमरे में बैठना बहुत अनावश्यक है। ऐसा लग रहा था कि झो यांग द्वारा बुलाई गई यह व्यावसायिक बैठक उसके लिए सिर्फ एक साइड नोट थी और बातचीत का केंद्र पूरी तरह से उसके और सू जिकिंग के बीच था। बेशक यह देखते हुए कि उनकी अंतरंगता का स्तर केवल 11 था, जो सू जिकिंग के 40 से बहुत कम था। इस उपचार को प्राप्त करने के बाद शेनगु शांत रहने में कामयाब रहे। हालांकि उसे लगा कि अगर वह सिर्फ सुनता रहा तो अंधेरा होने तक उन तीनों के बीच बातचीत में पहल करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। यह सोचकर कि वह लिन मुमु को कक्षा में बहुत देर तक इंतजार नहीं करने दे सकता, उसने खुद को दोनों के बीच में डालने का अवसर लिया और कहा, तो आपने उस समय सहयोग नहीं किया।
लेकिन इतना प्रयास करने के बाद वह अवश्य ही क्रोधित हो गया होगा। ये शब्द कहने के बाद शेनगु को लगा कि झो यांग, जो कभी मनोरंजन उद्योग में प्रवेश नहीं करना चाहता था, निश्चित रूप से उसे सकारात्मक जवाब देगा। तब वह तुरंत एक समाधान प्रस्तावित कर सकता था जिस पर वह गंभीरता से विचार कर सकती थी, जो लिन मोमो को दिए गए उसके पिछले सुझाव का एक उन्नत संस्करण था। वह है झो यांग को झो हुआहाई के साथ एक समझौता करने दें, यह वादा करते हुए कि अगर वह सु जिकिंग या खुद का समर्थन करती है और उनमें से कोई भी हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का चैंपियन बन जाता है, तो वह उसे फिर से मनोरंजन उद्योग में मजबूर नहीं करने का वादा करेगा। उनका दृढ़ विश्वास था कि पिछले 2 वर्षों में झो यांग के सु जिकिंग के प्रति स्नेह और समझ को देखते हुए इस योजना पर उनकी सहमति की संभावना अपेक्षाकृत अधिक थी। और उनका मानना था कि झो हुआहाई, जो खुद को इस प्रतियोगिता का आयोजक मानता है, उसे सुपर विद्वान सु जिकिंग को हराने के लिए गुप्त तरीकों का उपयोग करने का भी विश्वास होगा। जहां तक उसकी बात है, सिंडोंग विश्वविद्यालय में उसके पूरे समय के परीक्षा स्कोर के आधार पर वह झो हुआहाई को उसे कम आंकने पर मजबूर कर सकता है। यदि वह मेरे प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है तो यह मेरे लिए दोधारी प्रभाव होगा। अन्यथा भले ही मैं बहुत सारे गेम सिक्के खर्च कर सकता हूं और फाइनल में उसे हराने से पहले आयोजकों द्वारा निर्धारित सभी सवालों के जवाब दे सकता हूं, सु जिकिंग भी ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। ऐसी स्थिति में चैंपियन का निर्धारण करने के लिए संभवतः और अधिक प्रश्न जोड़े जाएंगे। तब तक यदि उसे हराने से पहले मेरे खेल के सिक्के खत्म हो गए तो मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे सिचुन झील पर हजारों लोगों के सामने मैंने बड़ी बड़ी बातें की थीं। बेशक शेनगु भी समझ गया था कि वह जो कर रहा था वह सु जिकिंग के लिए कुछ हद तक अनुचित था, क्योंकि अगर झो यांग और उसके पिता के बीच यह समझौता नहीं होता तो झो हुआहाई शायद सु जिकिंग को तोड़फोड़ नहीं कर पाती और उसके पास अपनी क्षमताओं के आधार पर चैंपियनशिप जीतने का मौका होता। मैं केवल इस तरह से सोच सकता हूं, भले ही कोई समझौता न हो फिर भी मुझे प्रतियोगिता के मंच पर उसे हराना होगा। तो एकमात्र अंतर यह है कि मैं कुछ गेम सिक्के बचा सकता हूं या नहीं। यही वह कारण था जो शेनगु ने अपने मन में पाया, जिससे उसे कम दोषी महसूस हुआ। हालांकि आधे मिनट तक हिचकिचाने के बाद झो यांग ने शेनगु की ओर अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आप दोनों मुझे बेहतर ढंग से समझ सकें, इसके लिए मैं आपको बता दूंगा। वास्तव में मैंने उस समय विरोध नहीं किया था। मैंने उस 20 एपिसोड वाले कैंपस युवा नाटक को पूरा करने में केवल 1 महीने से थोड़ा अधिक समय लगाया था। यह सुनकर शेनगु और सु जिकिंग दोनों बेहद हैरान हुए। तुमने वास्तव में इसे इतनी जल्दी खत्म कर दिया? सामान्यतः इस लंबाई के स्कूल ड्रामा के लिए यदि आप मुख्य महिला पात्र हैं तो कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक समय लगेगा। शेनगु को मनोरंजन उद्योग में शूटिंग में लगने वाले समय की अच्छी समझ थी, इसलिए जब उन्होंने सुना कि झो यांग ने इसे इतनी जल्दी पूरा कर लिया तो वे अपनी शंका व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे साथ वाले दृश्य पहले फिल्माए गए थे और मेरे दृश्यों के बिना वाले हिस्से बाद में फिल्माए गए थे। इससे मुझे प्राथमिक विद्यालय से स्नातक होने के बाद की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने दृश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। झो यांग ने यह कहते हुए आह भरी। इससे पहले कि शेनगु और सु जिकिंग आगे कोई सवाल पूछ पाते, उसने कबूलनामे की पहल की और नाटक को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संपर्कों का उपयोग करने के कारण यह पूरी तरह से फिल्माए जाने और प्रसारित होने के बाद भी अच्छी तरह से बिका। न केवल इसने पैसे का नुकसान नहीं उठाया बल्कि अंत में कई मिलियन का लाभ भी कमाया। अध्याय 64। यह ज़बान फिसलने की बात है क्योंकि जब शिक्षक झो यांग ने प्राथमिक विद्यालय से स्नातक किया था तब शेनगु ने अभी अभी किंडरगार्टन से स्नातक किया था, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्हें वह नाटक नहीं देखना चाहिए था जिसमें उन्होंने अभिनय किया था। हालांकि वह अभी भी दिलचस्पी रखता था और पूछा, लगता है उस समय आपने जो ड्रामा फिल्माया था वह वाकई बहुत अच्छा था। उसका नाम क्या है? मैं जब वापस जाऊंगा तो उसे ढूंढकर देख सकता हूं। जैसे ही उसके शब्द निकले सु जिकिंग ने भी अपनी रुचि व्यक्त की और कहा, हाँ गुरुजी, हमें बताओ, मैं भी इसे देखना चाहता हूं। हालांकि वह आमतौर पर नाटक देखना पसंद नहीं करती, लेकिन अगर वह नाटक उसके कॉलेज के शिक्षक द्वारा अभिनीत हो तो बात अलग है। ठीक है। शिक्षक झो यांग ने सु जिकिंग को स्नेह भरी नजरों से देखा और उन्हें उस युवा कैंपस ड्रामा का नाम बताया जिसमें उन्होंने अभिनय किया था। फिर उसने अपना सिर शेनगु की ओर घुमाया और कहा, लेकिन तुम दोनों को याद रखना चाहिए, तुम यह नाटक केवल अकेले ही गुप्त रूप से देख सकते हो और किसी और को कभी नहीं बता सकते। शेनगु ने तुरंत सहमति दे दी।
हालांकि शिक्षक झो यांग ने स्पष्ट रूप से सु जीकिंग पर उससे अधिक भरोसा किया था जब उसने यह कहा था। वह अब इसे स्वीकार कर सकता था क्योंकि सु जीकिंग आखिरकार सुपर टॉप छात्रा थी जिस पर शिक्षक झो यांग ने 2 साल से अधिक समय तक प्यार किया था। जहां तक खुद का सवाल है, वह एक साधारण छात्र था जिसका उसके साथ अंतरंगता स्तर 11 था। इस समय सु जीकिंग ने शिक्षक झो यांग से एक और प्रश्न पूछा, गुरुजी, चूंकि आप इस नाटक के कारण ही 14 वर्ष की आयु में सफल हो गए थे, हम pori.co हैं, हमें गूगल पर खोजें। तार्किक रूप से कहें तो इस वजह से उस उम्र की कई लड़कियां अभिनय के प्रति और भी अधिक आकर्षित हो जाएंगी। अब आप अपने पिता के मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने के विचार के प्रति इतने प्रतिरोधी क्यों हैं? यह सुनकर शिक्षक झो यांग ने असहाय होकर कहा, अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आप विश्वास न करें, लेकिन मनोरंजन उद्योग की चकाचौंध और ग्लैमर की तुलना में मैं वास्तव में शिक्षक बनना पसंद करता हूं। विशेषकर जब मैं आप जैसे उत्कृष्ट छात्र को स्कूल में पढ़ा सकता हूं, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी होती है। शिक्षक झो यांग का और अधिक अनुग्रह प्राप्त करने के लिए शेनगु ने तुरंत अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, इसमें अविश्वसनीय क्या है? जीवन में सबसे खुशी की बात यह है कि आप वह कर सकें जो आपको पसंद है। यही बात काम के लिए भी लागू होती है। जो काम आपको पसंद है उसे करने से आपको अधिक आराम मिलेगा, बजाय उस काम को करने के जो आपको पसंद नहीं है, और आपको उपलब्धि का एहसास भी होगा। जैसे ही उपलब्धि की भावना शब्द बोले गए, शेनगु ने तुरंत शिक्षक झो यांग के साथ अपने अंतरंगता के स्तर में वृद्धि की प्रणालीगत ध्वनि सुनी, और इस बार इसमें पूरे 10 अंक की वृद्धि हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यद्यपि आपके ग्रेड औसत हैं, जीवन के बारे में आपकी समझ बहुत गहन है। यह देखकर कि न केवल अंतरंगता का स्तर काफी बढ़ गया, बल्कि शिक्षक झो यांग ने भी उसकी प्रशंसा की, शेनगु और भी ऊर्जावान हो गया और तुरंत लोहा गर्म होते ही प्रहार कर दिया, क्योंकि यह आपका अपना जीवन है। आपके पिता मनोरंजन जगत में हैं और आप शिक्षक बनना चाहते हैं, इसमें क्या गलत है? मैंने ऐसे लोगों की कहानियां भी देखी हैं जिनके पूर्वज 10 पीढ़ियों से भी अधिक समय से खाना पकाते आ रहे हैं, लेकिन यह पीढ़ी चित्रकार बनने पर जोर देती है। अंत में उसने फिर भी एक अच्छा जीवन जिया और इसी के कारण उसे अपनी प्रेमिका मिली। शेनगु के अनुवर्ती हमले ने इस बार उन्हें शिक्षक झो यांग के साथ अंतरंगता के 5 अंक और अर्जित किए। उन्होंने समझा कि यह समान चीजों का घटते प्रतिफल सिद्धांत था। इसके अलावा वह उन दोनों के बीच घनिष्ठता के स्तर से बहुत संतुष्ट थे, जो 11 अंक से बढ़कर 26 अंक हो गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी कक्षा में एक बहुत ही उत्कृष्ट छात्र के अलावा मैं एक विश्वासपात्र से भी मिल सकूंगा। यह कहते हुए उसने खुशी से अपना सिर सु जीकिंग की ओर घुमाया और कहा, यहाँ बैठकर बातें करना बोरिंग है, तुम दोनों मेरे साथ चिशान गांव क्यों नहीं चलते? चेंडोंग शहर के आसपास सबसे अच्छा गर्म पानी का झरना है और हम गर्म पानी के झरने में भीगते हुए बातें कर सकते हैं। शिक्षक झो यांग से इतना कुछ सुनकर शेनगु का दिल तेजी से धड़कने लगा। आज मैं वास्तव में उसके और सु जीकिंग के साथ गर्म पानी के झरने में भीग सकता हूं। भले ही हम स्विमसूट पहन रहे हों, फिर भी यह एक बड़ा लाभ है। जब वह इस बारे में खुशी से सोच रहा था तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। हालांकि जब सु जीकिंग ने उस पर नजर डाली तो उसने बड़ी मुश्किल से शिक्षक झो यांग को जवाब दिया, लेकिन हमें अभी भी दोपहर में 2 कक्षाएं लेनी हैं। और इसके अलावा यह कहते हुए उसने संकोच भरे भाव से शेनगु की ओर देखा, अगर हम जाएं भी तो किसी लड़के को साथ लाने की कोई जरूरत नहीं है ना? यह देखते हुए कि सु जीकिंग वास्तव में इस समय उसे कमजोर कर रही थी और इस डर से कि शिक्षक झो यांग सीधे उसकी बात सुनेंगे और उसे बाहर कर देंगे, शेनगु ने तुरंत अपना मूल्य बताया, क्या होगा यदि आप 2 खूबसूरत लड़कियां गर्म पानी के झरने पर जाएं और वहां आपका सामना बुरे लोगों से हो जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हों? यह कहते हुए उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अपनी ताकत दिखाते हुए अपने दाहिने हाथ को कंधे की ओर मोड़ा और आगे कहा, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। इस तरह खेलते समय आपको अधिक मानसिक शांति मिलेगी। यह सुनकर सु जीकिंग और शिक्षक झो यांग एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। उसे डर है कि खतरा अक्सर अंदर से आता है। शिक्षिका झो यांग ने हंसते हुए अपने अच्छे छात्र के लिए बात की और फिर जब शेनगु की अभिव्यक्ति थोड़ी शर्मिंदा थी तो उन्होंने तुरंत कहा, लेकिन मैंने इस बारे में सोच लिया है और मैं बाद में किसी पुरुष मित्र को बुलाऊंगी। तब तक हम चारों 2 छोटे पूल बुक कर सकते हैं। हालांकि हम साथ साथ चलते हैं, वे अपने पूल में नहाएंगे और हम अपने पूल में नहाएंगे। शेनगु के दिल में तुरंत निराशा फैलने लगी। हालांकि उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और अपने चेहरे पर इसका असर नहीं दिखाया।
क्योंकि अगर उसने इस समय अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित नहीं किया तो उसके लिए सुजीकिन की चिंता पुष्टि हो जाएगी। इसलिए इसके बजाय उसने खुश दिखने की पूरी कोशिश की और सहजता से पूछा, शिक्षक, क्या आपने जिस पुरुष मित्र का उल्लेख किया है वह वही है जिससे सुजीकिन और मैं उस दिन मॉल में मिले थे? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि सुजीकिन उसे एक सूक्ष्म नजर से देख रही थी। शेनगु को लगभग तुरंत ही एहसास हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ छूट जाने दिया हो। तुम और वह मॉल में थे? शिक्षक झोउ यांग की अभिव्यक्ति तुरंत जटिल हो गई। हालांकि उसके ऐसा करने का कारण यह था कि उसे लगा कि शेनगु की ज़बान फिसल गई है। वह इस बात को लेकर झिझक रही थी कि क्या वह मॉल में शेनगु और लिन मोमो के साथ हुई मुठभेड़ के बारे में सुजीकिन को बताएगी। हालांकि लिन मोमो आज कक्षा में शेनगु के अध्ययन साथी के रूप में उपस्थित हुई थी और शेनगु और सुजीकिन के रोमांटिक संबंध की अस्थायी प्रकृति उजागर हो गई थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और यहाँ तक कि सुजीकिन के बगल में बैठ गई शेनगु को सूक्ष्म रूप से देखा, क्योंकि उसने सोचा था कि दूसरे व्यक्ति को यह ध्यान नहीं आएगा। ओह, मैंने गलत बोला। पलक झपकते ही शेनगु ने पहले एक पक्ष की रक्षा करने का निर्णय लिया। वह नहीं चाहता था कि शिक्षक झोउ यांग को उस समय के बारे में पता चले जब वह और सुजीकिन चुपके से उसे देख रहे थे। इसलिए उन्होंने शिक्षक झोउ यांग को आधा समझाया और सुजीकिन को आधा समझाया। मैं कल अपनी महिला सहायक को कपड़े खरीदने के लिए मॉल ले गया और वहां टीचर झोउ यांग और उनके पुरुष मित्र से टकरा गया। मैंने जिस महिला सहायक का उल्लेख किया है वह वही महिला अध्ययन साथी है जिसे आपने आज कक्षा में देखा था। हालांकि सुजीकिन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने शेनगु से गुस्से से पूछा, क्या तुमने मुझे कल नहीं बताया था कि तुम अपने माता पिता से मिलने जा रहे हो? कपड़े खरीदने के लिए महिला सहायक को ले जाना कैसे शुरू हुआ? अध्याय 65। एक दूसरे से मेल खाना। वू जियाई के साथ ही होटल के प्रवेश द्वार पर दिखाई देने की तस्वीरें घटना के बाद शेनगु तुरंत यह निर्धारित कर सकता था कि सुजीकिन अब क्यों गुस्से में है। यह लिन मोमो की ईर्ष्या के कारण नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उसे लगता है कि उसने उसे धोखा दिया है। साफ है कि वह लिन मोमो को कपड़े खरीदने मॉल ले गया था, लेकिन झूठ बोला कि वह अपने माता पिता से मिलने जा रहा है। अगर मैं इसे स्वीकार करता हूं, तो वह निश्चित रूप से फिर से सोचेगी कि यह धोखा हमारे अस्थायी प्रेमिका संबंध के दौरान अपमानजनक है। हताशा के एक क्षण में शेनगु ने लिन मोमो की अध्ययन साथी पहचान के बारे में सोचा और तुरंत सुजीकिन को समझाया, मैं अपने माता पिता से मिलने गई थी। यह लिन मोमो वही सहायक है जिसे मेरे माता पिता मेरे लिए लाए थे। जब मैं कक्षा में होती हूं तो वह मेरी अध्ययन साथी बन गई है। इस स्पष्टीकरण से सुजीकिन का संदेह कुछ हद तक दूर हो गया। आखिरकार शेनगु केवल 20 वर्ष का है और अचानक उसके साथ एक अध्ययन साथी का आना अन्य कारणों की तुलना में अधिक उचित है। ठीक है, अभी इस बारे में बात नहीं करते। इस समय सुजीकिन को यह भी एहसास हुआ कि शेनगु ने स्वेच्छा से लिन मोमो के बारे में कबूल किया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि झोउ यांग को पता चले कि उन्होंने उस दिन हॉट पॉट रेस्तरां में एक दूसरे को देखा था। इसलिए उसने तुरंत विषय बदल दिया और बातचीत को वापस सहायता टीम पर ले आई और झोउ यांग से कहा, मैं कक्षा छोड़ना नहीं चाहता जब तक आप इस प्रतियोगिता के लिए हमारी सहायता टीम के कप्तान बनने का वादा नहीं करते। जब कोई काम bit.ly 3 IBFJKV से चुराया गया हो तो अच्छा काम करना कठिन हो सकता है। तभी मैं आपके साथ गर्म पानी के झरनों पर जाने के लिए सहमत हो सकता हूं। झोउ यांग ने परेशानी में थोड़ा भौहें चढ़ाई, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं कप्तान नहीं बनना चाहता। अगर मैं सचमुच ऐसा करूंगी तो मेरे पिता निश्चित रूप से मुझे मनोरंजन उद्योग में लाने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। इस समय आत्मविश्वास से भरी सुजीकिन ने झोउ यांग से कहा, मैं तो यही सोच रहा हूं कि इस प्रतियोगिता के दौरान आप उसके साथ कोई सौदा कर सकते हैं। अगर मैं इस प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीत सकता हूं तो वह आपको मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने के लिए कभी नहीं मनाएगा। जैसे ही ये शब्द निकले, शेनगु झोउ यांग से भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस मामले पर सुजीकिन के विचार उनके विचारों से मेल क्यों खाते हैं। इस समय सुजीकिन को एक टेलीपैथिक कनेक्शन मिला और उसने शेनगु को देखा, उसकी ओर इशारा किया और झोउ यांग से कहा, इस विचार की प्रेरणा वास्तव में उन्हीं से आई थी। यह सुनकर शेनगु और भी हैरान हो गया और घबराहट में सोचने लगा, क्या यह हो सकता है कि वह मन भी पढ़ सकती है? वह झोउ यांग को मनाने के बारे में मेरे विचार पढ़ सकती है। लेकिन तथ्य यह है कि बिना किसी प्रणाली के सुजीकिन मन पढ़ने में कैसे सक्षम हो सकती थी? वह अपनी सुंदर उंगलियों से शेनगु की ओर इशारा करती रही और झोउ यांग से बोली, हमने पहले कागज पर एक खेल खेला था
और हमने एक समझौता किया था कि जो भी हारेगा उसे किसी बात पर सहमत होना होगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं, जो इस खेल में बहुत अच्छा था, वास्तव में हार जाऊंगा। झो यांग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अनुमान लगाया, तो तुम उसकी अस्थायी प्रेमिका बन गई। सु जिकिंग ने तुरंत जवाब में सिर हिलाया, गुरुजी, आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं। तो मैंने आपके लिए भी यही तरीका सोचा। लेकिन इस बार सौदा लाखों रुपए के इनाम वाली प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीतने का है। सु जिकिंग की विधि सुनने के बाद झो यांग ने एक झिझक भरी अभिव्यक्ति दिखाई। लगभग आधे मिनट की खामोशी के बाद सु जिकिंग की उम्मीद भरी निगाहों का सामना करते हुए उसने आह भरी, जिकिंग, आपकी क्षमता निर्विवाद है और मुझे इस पर पूरा विश्वास है। लेकिन मेरे पिताजी के तरीके कुछ ऐसे हैं जिनका आप अनुमान नहीं लगा सकते। मुझे चिंता है कि एक बार जब हम यह सौदा कर लेंगे तो वह प्रतिस्पर्धा में आपकी बाधा डालने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तब तक इसका उल्टा असर हो सकता है और आप अपनी क्षमताओं के आधार पर चैंपियनशिप नहीं जीत पाएंगे। इन शब्दों ने न केवल सु जिकिंग को आश्चर्यचकित किया, जिन्होंने मनोरंजन उद्योग के अंदरूनी सूत्र का कभी अनुभव नहीं किया था, बल्कि शेन गो को भी झटका दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झो यांग ऐसा सोचेगी। वह सचमुच मनोरंजन जगत के दिग्गज झो हुआहाई की बेटी बनने की हकदार है। भले ही वह अब मनोरंजन उद्योग का विरोध करती है, फिर भी वह इसके बारे में बहुत कुछ जानती है। इस समय एक संक्षिप्त आश्चर्य के बाद सु जिकिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा? क्या वह जानबूझकर मुझसे कठिन प्रश्न पूछेगा? लेकिन कक्षा से पहले मुझे प्रतियोगिता का प्रारूप मोटे तौर पर समझ में आ गया था। सभी प्रतिभागियों को एक ही प्रश्न दिया जाना चाहिए, है ना? भले ही वह मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए मुझे कोई बहुत अस्पष्ट प्रश्न दे दे, मेरा मानना है कि यदि मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो अन्य लोग भी नहीं दे पाएंगे। जब सु जिकिंग ने अंतिम वाक्य कहा तो वह आत्मविश्वास से मुस्कुराई और एक सुपर अध्ययन प्रतिभा के रूप में अपने मजबूत आत्मविश्वास को प्रदर्शित किया। और मैं सर्वश्रेष्ठ हूं का यह अनोखा स्वभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि चेंडोंग विश्वविद्यालय के कई पुरुष छात्र उसकी प्रशंसा करते हैं। उच्च उपस्थिति प्लस उच्च स्वभाव और एक अच्छा आंकड़ा। यदि मैंने प्रेम सहायता प्रणाली प्राप्त नहीं की होती तो उसके प्रति विश्वास की बात तो दूर, मुझ में उसके पास जाने और सामान्य रूप से कुछ शब्द कहने का भी साहस नहीं होता। सिस्टम पाने से पहले शेनगु हमेशा यांग कियान जैसी खूबसूरत महिला के पीछे पड़ने में भी हिचकिचाता था। उसे लगता था जैसे वह उस रिश्ते में पतली बर्फ पर चल रहा हो। अब अपने सामने सु जिकिंग को देखिए, जो अद्वितीय आकर्षण बिखेर रही हैं और चेंडोंग विश्वविद्यालय में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रथम सौंदर्य शिक्षक के बगल में बैठी हैं। अरे बाप रे! प्रतियोगिता को भूल जाइए, क्या हम पहले चिशान गांव के गर्म झरनों पर जाकर अपने शरीर को पानी में नहीं डाल सकते? अपने मन में यह सोचते हुए शेनगु की आत्मा और अभिव्यक्ति पहले से ही आधी खाली अवस्था में बदल गई थी। या फिर वह अपने किसी परिचित को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बुला सकता है और फिर उसे कठिन प्रश्नों के उत्तर पहले ही बता दो ताकि वह तुम्हारा दिल जीत सके। झो यांग ने हिचकिचाते हुए सु जिकिंग को उत्तर दिया, बेशक यह सिर्फ मेरा अनुमान है। हो सकता है कि वह वास्तव में यह सब मेरे अनुमान से कहीं अधिक चतुराई से करता हो। इस समय सु जिकिंग ने अचानक शेनगु को संदिग्ध नजर से देखा। मुझे याद है कि आप उसके पिता को पहले से जानते थे, है ना? तो वह व्यक्ति जिसे शिक्षक ने अभी अभी अनुमान लगाया था, क्या वह आप हो सकते हैं? मेरा मतलब है, आपके ज्ञान के साथ आपने प्यार के झरने में इतने सारे लोगों के सामने मुझे इतनी बड़ी चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? शेनगु अचानक चौंक गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सु जिकिंग उस तरबूज को पकड़ लेगी जिसे झो यांग ने अभी अभी पकड़ा था और उसे उस पर डाल देगी। उसके विचार शीघ्र ही दूर स्थित अप्रयुक्त और काल्पनिक चिशान गांव के गर्म पानी के झरने के कुंड की ओर चले गए। फिर वह कड़वाहट से मुस्कुराया और सु जिकिंग को समझाया, जो पहले से ही उसके प्रति बहुत सतर्क थी, आपकी साहचर्य क्षमता सचमुच बहुत मजबूत है। सौभाग्य से यहाँ एक शिक्षक है जो मेरे लिए गवाही दे सकता है। मुझे जवाब देने की तो बात ही छोड़िए, अगर वह मुझे अभी देख भी ले तो वह तुरंत मेरी टांगे तोड़ देना चाहेगा। ऐसा कहते हुए उसने झो यांग की ओर देखा, यह आशा करते हुए कि वह, जो पहले से ही सच्चाई जानती थी, उसे कुछ उचित शब्द बोलने में मदद कर सकती है।